हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकेंड और सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थर्ड के जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। ठीक है, उसमें हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे वो आपके सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 और 3 के सॉल्यूशन भेजे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो। ठीक है ना, लॉकडाउन जैसे हालात में भी आप लोग घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, अपना जो वर्क है वो डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, बट अभी भी ऐसे कुछ आप में से बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन वाले जो सिचुएशन है इसको हॉलीडेज समझ रहे हैं, बढ़िया आराम कर रहे हैं, बट ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो तो आपके उसी टाइम पे आने वाले हैं, जनवरी फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम आएगी। बट अगर आप ये 2 से 3 महीने अगर घर पे बैठ के आराम करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग में चले जाओगे। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना डेली बेसिस पे वर्क करें। ठीक है, और क्या आज मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को पिछले वीडियोस के कंपैरिजन में? तो आप मुझे ये भी बताना कि आवाज़ की क्वालिटी कैसी, क्या पिछले वीडियोस में जो मेरी आवाज़ मेरा साउंड जो था वो बेटर था कि अभी जो आवाज़ और साउंड है वो बेटर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है। एल एम एन बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एल एम एन क्या है? एल एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी। एक्सप्रेस वेक्टर ए एल एंड वेक्टर ए एम in terms of vector AB and AD। ठीक है, और show that vector AL plus vector AM is equals to 3/2 vector AC। तो सबसे पहले तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया A B C D, एक पैरेललोग्राम बना लिया A B C D। L M be the midpoint of BC and CD। तो ये जो BC है, BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? L है। BC का जो मिड पॉइंट है वो L है, और CD का जो मिड पॉइंट है वो है आपका M। ठीक है, अब आपको क्या एक्सप्रेस करना है? आपको वेक्टर AL एंड वेक्टर AM को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर AB एंड AD के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वेक्टर AL मतलब A को L के साथ ज्वाइन करना होगा, वेक्टर AL तो A को M के साथ ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से सुनो कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ऐसे केस में आप क्या करो, जैसे ये ए पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन कंसीडर कर लो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ए ओरिजिन ही है, बट ए को अगर ओरिजिन हम लोग लेते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है ना, ओरिजिन तो कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, बट अगर मैं ए को ओरिजिन कंसीडर करता तो आसानी देखो क्या हो जाएगी। मैं ये अगर मेरे लिए मान लो ओरिजिन है, तो वेक्टर ओ बी को मैं वेक्टर बी बोल सकता हूँ। वेक्टर ओ बी को, जैसे आप सबको पता है, वेक्टर ओ बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है ए पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करने से। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी क्या बन जाएगा? बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। वैसे मान लो मैं डी का पोजीशन वेक्टर डी बोल देता हूँ, वेक्टर डी। ओ डी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेक्टर डी। अच्छा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? इसकी डायगोनल, किसकी? पैरेललोग्राम की। और सबको पैरेललोग्राम लॉ पता ही होगा। अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता, O ये A और ये B होता, और मान लो A की पोजीशन वेक्टर A है, B की पोजीशन वेक्टर B है, तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल वेक्टर A प्लस वेक्टर B रिप्रेजेंट करता है, सबको पता ही है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B बेसिकली क्या है? इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, कहाँ से? ओरिजिन से। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि ये क्या होगी? आपकी डायगोनल होगी। ये क्या होगी? डायगोनल। तो ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर D, तो ये डायगोनल क्या हो जाएगी? डायगोनल क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। डायगोनल क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर D, यानी मैं ये बोल सकता हूँ C का पोजीशन वेक्टर B प्लस वेक्टर D हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है ना? अब देखो, यहाँ वेक्टर B लिखूँ या फिर ये बोल दो कि B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B, दोनों एक ही बात है। यहाँ मैं वेक्टर D लिखूँ
या डी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर डी बोलूँ तो एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने ए को ओरिजिन कंसीडर किया। अब मैं यहाँ वेक्टर ए बी प्लस डी लिखूँ या सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर डी लिखूँ, मेरे लिए एक ही बात है। अब देखो एल, एल क्या है, मिड पॉइंट है। एल क्या है, मिड पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, एक पॉइंट बी है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और अगर सी मिड पॉइंट है तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 होता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। तो एल क्या है, एल मिड पॉइंट है। एल क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, बी और सी का। तो एल का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स वेक्टर बी हो जाएगा। ये क्या मिलेगा अपने को, 2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी मिल गया, समझा। तो उसी तरीके से आप देखो एम भी मिड पॉइंट है। एम किसका मिड पॉइंट है, डी और सी का। तो एम के पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाय 2, यानी क्या मिलेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर 2d बाय 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका m का पोजीशन वेक्टर, ये आ गया आपका l का पोजीशन वेक्टर। l का पोजीशन वेक्टर मतलब ही क्या मिला अपने को, वेक्टर al मिल गया। m का पोजीशन वेक्टर सॉरी l का पोजीशन वेक्टर मतलब ही क्या मिला मुझे, al मिल गया। तो al कितना हो गया, 2 वेक्टर b प्लस वेक्टर d अपॉन 2, और m का पोजीशन वेक्टर मिला मतलब ही मुझे क्या मिल गया, a वेक्टर am मिल गया। तो वेक्टर am क्या हो गया, वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर d अपॉन 2, ठीक है ना। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपली इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, वेक्टर al प्लस वेक्टर am। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा, न्यूमरेटर की हो जाएगी एडिशन। तो 2 वेक्टर b प्लस वेक्टर b 3 वेक्टर b और d वेक्टर प्लस 2 वेक्टर d 3 वेक्टर d। अब ध्यान से देखो 3 कॉमन निकला तो 3/2 वेक्टर b प्लस वेक्टर d आ जाएगा। सो वेक्टर al प्लस वेक्टर am, वेक्टर al प्लस वेक्टर am कितना हो गया, वेक्टर 3/2 वेक्टर b प्लस वेक्टर d। अच्छा वेक्टर b मतलब क्या, b का पोजीशन वेक्टर ना। सो वेक्टर al प्लस वेक्टर am इज इक्वल्स टू 3/2 वेक्टर b मतलब क्या, b का पोजीशन वेक्टर, कहाँ से, a से, क्योंकि a को क्या लिया अपन ने, ओरिजिन। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या हो गया, वेक्टर ab हो गया प्लस, और वेक्टर d मतलब किसका पोजीशन वेक्टर, d का पोजीशन वेक्टर, कहाँ से, a से। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ad लिख सकता हूँ। तो देखो वेक्टर al और वेक्टर am को हमें क्या बोला गया था, एक्सप्रेस वेक्टर al एंड वेक्टर am इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ab एंड ad। देखो हमने al और am को एक्सप्रेस कर दिया किसमें, ab और ad के फॉर्म में, और साथ ही साथ ये भी शो करने के लिए बोला गया था कि वेक्टर al प्लस वेक्टर am इज इक्वल्स टू 3/2 वेक्टर ac। अच्छा ये शो कैसे करेंगे अब, तो वेक्टर al प्लस वेक्टर am 3/2 वेक्टर क्या है, ये देखो वेक्टर c है। अच्छा ये देखो वेक्टर b प्लस वेक्टर d क्या है, वेक्टर b प्लस वेक्टर d c का पोजीशन वेक्टर ही है। मतलब आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं कि ये लिखा है वेक्टर ac, या फिर ये देखो ये लिखा है वेक्टर ab, ये लिखा है वेक्टर ad। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों की एडिशन, वेक्टर ab प्लस वेक्टर ad। तो वेक्टर ab प्लस वेक्टर ad बेसिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर ac हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था। इसमें एक नई चीज़ हमने ये सीखी कि प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम लोग किसी भी एक हाथ पॉइंट को क्या कंसिडर कर सकते हैं, ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके ठीक है। ठीक है ओके। अब आता है सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड पे, सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है हाँ, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें इसमें सीखने मिलने वाली है आपको। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है और ई क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, आपको शो करना, शो बाय वेक्टर मेथड दैट डी ट्राइसेक्ट एंड इज ट्राइसेक्टेड बाय AC। मतलब क्या हो रहा है देखो,
जैसे एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है। अगेन फिर से मैं यहाँ पे भी ए को ओरिजिन कंसीडर करने वाला हूँ, तो वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी मान लिया, ए डी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर डी मान लिया। तो ये जो पैरेललोग्राम होगा, ये जो पैरेललोग्राम होगा, तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है E, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आपको शो करना है, शो बाय वेक्टर मेथड DE ट्राइसेक्ट एंड इज ट्राइसेक्टेड बाय AC। DE क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है, DE जो है ट्राइसेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ये यहाँ पे कोई एक आधी पॉइंट है, पॉइंट M। अच्छा ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है, पहले ये समझो। जैसे मान लो ए बी एक सेगमेंट है, E F ट्राइसेक्ट कर दिया ना, ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 और ये पार्ट B1। अगर मैं आपको पूछूं कि E ने ए बी को कितने कौन से रेशो में डिवाइड किया, तो वो आएगा 1:2 का रेशो, वो आएगा 1:2 का रेशो। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि F ने ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड किया, 2:1 के रेशो में। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब आपको क्या शो करना है कि जो रेशो आएगा वो रेशो कितना आएगा, 1:2 आएगा या तो 2:1 आना चाहिए। तो आपने को यही शो करना है कि जो M है उसने DE को ट्राइसेक्ट किया, मतलब ये जो रेशो आएगा ये कितना आना चाहिए, 2:1 का रेशो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो रेशो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेशो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो आपको क्या मानना है, उसको λ:1 मानना है। क्या मानना है, λ:1। तो ये मान लो ये रेशो जो है वो है λ:1 का रेशो। अच्छा M ने AC को भी डिवाइड किया है, चलो मान लो उसने μ:1 के रेशो में डिवाइड किया, μ:1 के रेशो में डिवाइड। अच्छा E मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का, तो E के पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर 0 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब ध्यान से देखना, ये जो DM है, ये D हो गया, ये आपका E हो गया, यहाँ बीच में कहीं तो भी M है, D का पोजीशन वेक्टर वेक्टर D है, E का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B/2 है। ये कौन से रेशो में डिवाइड हो रहा है, λ:1 के रेशो में डिवाइड हो रहा है। तो M का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, M का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लैम्ब्डा वेक्टर B/2 प्लस 1 वेक्टर D अपॉन में आएगा λ+1, अपॉन में आएगा λ+1। ठीक है, जिन लोगों को नोट डाउन करना है नोट डाउन करते जाओ साइमल्टेनियसली, क्योंकि मैं बाद में थोड़ी देर से इसको रफ कर दूंगा। तो ये कितना आएगा, लैम्ब्डा वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर D अपॉन 2 λ+1। ठीक है, चलो फिलहाल इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ इसे। ओके, आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, AC को देखो, ये A बेसिकली क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो ठीक है ना, ओरिजिन। C, तो C के वेक्टर C प्लस वेक्टर D, और ये जो M है, M ने कौन से रेशो में डिवाइड किया है, μ:1 के रेशो में। कौन सा रेशो है, μ:1 का रेशो है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो वेक्टर M इज इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस में जाएगा, तो वेक्टर C का क्या है, वेक्टर B प्लस वेक्टर D है। ठीक है ना, तो ये जाएगा म्यू वेक्टर B प्लस वेक्टर D प्लस 1 वेक्टर 0। ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, μ+1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट जब करेंगे तो लैम्ब्डा वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर D अपॉन 2 λ+1 इज इक्वल्स टू म्यू वेक्टर B प्लस वेक्टर D अपॉन μ+1। ठीक है, ओके। अब क्या करते देखो, मैं ये जो 2 λ+1 है डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, लैम्ब्डा अपॉन 2 λ+1 वेक्टर B प्लस, इसको इधर डिवाइड कर तो 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन λ+1 वेक्टर D आ गया।
सेम यहाँ पे भी म्यू अपॉन म्यू प्लस वन वेक्टर बी के साथ, तो म्यू अपॉन म्यू प्लस वन वेक्टर बी आएगा, प्लस यही इधर भी, तो म्यू अपॉन म्यू प्लस वन वेक्टर डी आ गया। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते, तो यहाँ पे वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है, म्यू अपॉन म्यू प्लस वन है, और यहाँ वेक्टर बी का कंपोनेंट क्या है, लैम्बडा अपॉन 2 लैम्बडा प्लस वन है। ठीक है, ओके। फिर इधर इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे, एंड ठीक है, इन दोनों को मतलब वेक्टर डी का कंपोनेंट और वेक्टर डी का कंपोनेंट, तो 1 अपॉन लैम्बडा प्लस वन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा प्लस वन इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू प्लस वन। ठीक है, क्या करें यहाँ पे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूँ तो देखो थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझे भी। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये देगा 2 म्यू लैम्बडा प्लस 2 म्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू लैम्बडा प्लस लैम्बडा। ठीक है, एंड जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये कितना आएगा, म्यू प्लस वन इज इक्वल्स टू म्यू लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, क्या करते हैं, इस म्यू लैम्बडा को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो जब ये 2 म्यू लैम्बडा और म्यू लैम्बडा कितना आएगा, म्यू लैम्बडा आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आता हूँ तो लैम्बडा माइनस 2 म्यू हो गया। यहाँ से क्या होगा, म्यू और म्यू कैंसिल, तो म्यू लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मैं यहाँ म्यू लैम्बडा की वैल्यू पुटअप कर रहा था, तो लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया लैम्बडा इंटू म्यू की वैल्यू 1 आ गई। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेता, तो यहाँ से मैं म्यू अगर पूछूँ, म्यू कितना आएगा, 1 अपॉन लैम्बडा, इसमें पुटअप कर देता हूँ, तो लैम्बडा माइनस 2 म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1। लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने पे लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि लैम्बडा की एक वैल्यू आ रही है 2 और लैम्बडा की दूसरी वैल्यू आ रही है -1। इसको सॉल्व करो, लैम्बडा की वैल्यू 2 जब आ गई तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और लैम्बडा की वैल्यू -1 पे म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक में रेशो जो है पॉजिटिव है, एक में रेशो जो है निगेटिव है। अब रेशो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, रेशो निगेटिव का क्या मतलब होता है, वो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। बट अपने को तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो m पॉइंट है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब रेशो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कौन सा रेशो, 2:1 का। तो देखो अगर लैम्बडा की वैल्यू 2 है, तो m ने डी को कौन से रेशो में डिवाइड किया, 2:1 के रेशो में। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, 1/2:1, 1/2:1 का मतलब क्या, 1:2। तो m ने AC को कौन से रेशो में डिवाइड किया, 1:2 के रेशो में डिवाइड किया। अब देखो ये जो DE है, DE उसका रेशो कितना है, 2:1 आया, 2:1 आया, मतलब DE क्या हुआ है, ट्राइसेक्ट हुआ है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ट्राइसेक्ट शो करने का मतलब आपको क्या शो करना पड़ेगा कि रेशो कितना, 2:1। तो आपने ये शो कर दिया कि रेशो कितना आ गया, 2:1 आ गया। इसका मतलब शो क्या हो गया कि DE ट्राइसेक्ट हुआ है। अब दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि AC ने ट्राइसेक्ट किया, ये शो करो, AC ने ट्राइसेक्ट किया, ये शो करो। तो मैं ये शो कर देता हूँ कि M पॉइंट AC पे है और M पॉइंट DE पर भी है, ये शो हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत आसानी से शो हो जाएगा। अब बस आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा लो, तो m का जो पोजीशन वेक्टर आएगा इस पे भी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा लो, m का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम आने का मतलब जो m पॉइंट है वो दोनों पे है, मतलब AC पे भी है और DE पे भी है। तो वो तो एक ही जगह हो सकता है ना, क्योंकि 2 लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये शो हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी सिंपल था, इसलिए मैंने उसको आप लोगों पे छोड़ दिया, आप लोग आसानी से उसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक बार ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। क्या बोला गया, DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे मान लो वो क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, जैसे ट्राइंगल है A,
बी सी। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे ट्रायंगल ए का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए है। पोजीशन वेक्टर कहाँ से होता है? ओरिजिन से होता है। मान लो यहाँ कहीं तो भी ओरिजिन होगा, तो ये जो होता है ये वेक्टर ओ ए होता है, बट लिखते टाइम हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं करते। वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, ये भी ओरिजिन से होता है। वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी होता है। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला, डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का। अच्छा, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 2। ठीक है ना। ई मिड पॉइंट है सी ए का, ई जो है वह मिड पॉइंट है सी ए का, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाय 2। और एफ मिड पॉइंट है, तो एफ मिड पॉइंट है, तो एफ का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। ठीक है ना, ये हो गया। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पहले अपने को ये शो करना है कि वेक्टर एफ ई इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर बी सी। तो वेक्टर एफ ई निकालते हैं, वेक्टर एफ ई। ठीक है, वेक्टर एफ ई का मतलब क्या, वेक्टर ई माइनस वेक्टर एफ। वेक्टर ई का मतलब ई का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2 माइनस वेक्टर एफ मतलब एफ का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। अच्छा, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा, ऊपर में हो जाएगी एडिशन, तो प्लस वेक्टर है माइनस वेक्टर है कैंसिल, तो वेक्टर बी, एक मिनट, वेक्टर एफ का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ये ठीक है। वेक्टर ई का पोजीशन वेक्टर ये है, ये कितना देगा अपने को, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी देगा। ठीक है, तो वेक्टर एफ ई इज इक्वल्स टू 1/2 वेक्टर सी बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी कितना होता है, वेक्टर बी सी हो जाता है। ठीक है, और ये अपने को शो करना था। ओके, आगे आगे क्या बोला गया, सेकंड पार्ट क्या बोला गया, सम ऑफ द वेक्टर्स यानी वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर सी एफ, इसका जो सम है वो 0 आना चाहिए बोलते। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो वेक्टर ए डी मतलब क्या होगा, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर डी कितना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 2 माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ई, वेक्टर ई माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ई कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाय 2 माइनस वेक्टर ई प्लस वेक्टर सी एफ कितना, वेक्टर एफ, वेक्टर एफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2 माइनस वेक्टर सी, वेक्टर सी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इन तीनों का बेस सेम है, एक बार लिखेंगे 2, न्यूमरेटर में हो जाएगी एडिशन, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये 2 टाइम्स वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी 2 टाइम्स वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी 2 टाइम्स वेक्टर सी। अच्छा, माइनस वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर बी चाहिए ना, हाँ यहाँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, 2 कॉमन कैंसल, 2 कॉमन कैंसल, तो ये क्या दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, सब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 0। तो इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, मेहनत करने लायक एक ही क्वेश्चन था, वो था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वेक्टर ए गिवन दिया, वेक्टर बी गिवन दिया, 2 कंडीशन पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है तो, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। a1 a2 देखो ये a1 और ये a2, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस b1 इंटू b2 2 इंटू p 2p हो जाएगा, प्लस c1 इंटू c2 9 इंटू 3 27 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अच्छा, 3 प्लस 27 30 को शिफ्ट किया -30, 2p की वैल्यू 30, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -15। सो p इज इक्वल्स टू आ गया -15। अच्छा, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 1 3 अपॉन 1 3 हो जाएगा, b1 अपॉन bd 2 अपॉन p
2/p हो जाएगा, और C1/2 9/3 9/3। ठीक है, तो यहाँ से आप इन दोनों को इक्वेट कर लो तो p की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर के लिए p की वैल्यू और पैरेलल के लिए p की वैल्यू फाइंड आउट करते आनी चाहिए। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है ना, इन तीनों वेक्टर का सम 0 वेक्टर है। मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 5 दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर सी 7 दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन तो यही मेरे पास है, तो मुझे पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, 0 वेक्टर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को और वेक्टर सी को शिफ्ट करता हूँ माइनस वेक्टर सी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रॉब्लम आएगी अब कि वेक्टर सी को क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे एंगल किसके बीच का फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वेयरिंग, और ये भी माइनस वेक्टर सी का स्क्वेयरिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वेयरिंग इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, वेक्टर सी का स्क्वेयरिंग। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को आप मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी ही मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। मतलब देखो ये तीनों चीज़ें सेम है। मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी लिखा दिया कि वेक्टर ए का स्क्वायर यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ ऐसी लिखी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पे ये जो वेक्टर सी का स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की हम लोगों ने कि वेक्टर ए का स्क्वायर, इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, इसी को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तीनों चीज़ें सेम होती है, प्रॉपर्टी में भी बताया है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर सी का स्क्वायर, जैसे वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है, ऐसे वेक्टर सी का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यों इसको ऐसे क्यों लिखा होगा मुझे पता है, मॉड ऑफ वेक्टर सी क्यों लिखा है। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों सेम होते हैं तो 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। हाँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 25 हो गया 34, 34 को शिफ्ट किया 49 माइनस 34, सो 2 वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 49 में से 34 माइनस हो जाएंगे, तो 49 में से 34 माइनस होंगे तो कितना आएगा 15। 49 में से 34 अगर माइनस होते हैं तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ रहा है यहाँ से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया 15/2। बट बाय डेफिनेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना 15/2। ठीक है ना, डेफिनेशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना है 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना 15/2। ओके, अच्छा 3 इंटू 5 15, 15 कैंसल, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1/2। कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है, 60 पे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट जैसा था नहीं इसमें। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एक्स के लिए फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूज। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है बोलते हैं। मतलब देखो पहले तो ये डेफिनेशन समझो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये जो थीटा है ये थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच में लाइज करती है। ठीक है, 180 के बीच में। अब यहाँ बोल रहा है कि ये कैसा ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है का मतलब थीटा कैसा होगा, 90 से ग्रेटर होगा और 180 या उससे कम होगा। ठीक है ना, ऑब्ट्यूस यानी 90 से ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर 90 से ग्रेटर होगा थीटा, अगर 90 से ग्रेटर होगा तो कॉस कैसा होगा, निगेटिव होगा। कॉस कैसा होगा, निगेटिव। कैसे, क्योंकि कॉस जो है वो 0 से लेके 90 तक के लिए पॉजिटिव होता है और 90 से लेके 180 तक के लिए नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे थीटा कैसा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, मतलब जो कॉस है वो कैसा रहेगा, 0 से बड़ा। क्या होता है यहाँ पे कितना होता है -1 और यहाँ कितना होता है, कॉस 0 देता है ना। कॉस 90 पे थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो कॉस कितनी वैल्यू देता है, 0, और थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो कॉस कितना देता है, -1। यानी आप ये बोल सकते हो कि कॉस की वैल्यू किसके बीच में लाइज करेगी, कॉस की वैल्यू किसके बीच में लाइज करेगी, -1 और 0 के बीच में लाइज करेगी। ठीक है ना, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। देखो फिर से एक बार, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। थीटा जो है वो 0 से 180 के बीच में होता है, ये डेफिनेशन है। बट इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूस है, मतलब 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो 180 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो cos 90 कितना होता है, देखो ऐसा लगा लेते हैं ना कि cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0। cos थीटा की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी और 0 से लेस होगी। ठीक है, समझा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ एंगल होता है 90 डिग्री और यहाँ एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 0 के लिए कॉस कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देता है, 0 से 1 के बीच वैल्यू देता है, सॉरी 1 से 0 के बीच वैल्यू देता है। ठीक है ना, इसमें और इसमें 0 से लेके -1 के बीच वैल्यू देता है, 0 से लेके -1 के बीच वैल्यू देता है। तो इसके बीच में जो कॉस है वो कैसा रहेगा, -1 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, तो इतना आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, चलो देखते फिर। तो cos थीटा क्या होता है, डेफिनेशन वाइज cos थीटा क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, ये होता है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 3x स्क्वायर इंटू 7, 21x स्क्वायर हो जाएगा, 4x इंटू -2 -8x हो जाएगा और 1 इंटू x हो गया, अपॉन में वेक्टर ए का मॉड, इसका मॉड कितना आएगा, √ऑफ 3x स्क्वायर का स्क्वायर तो 9x टू द पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर तो 16x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर बी का मॉड 7 का स्क्वायर 49 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो फाइनली cos थीटा आपको कितना मिल रहा है, cos थीटा आपको मिल रहा है ये 21x स्क्वायर, ये हो जाएगा -7x अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये क्या हो गया 9x टू द पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 53। ठीक है ना, कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3x स्क्वायर इंटू 7 21x स्क्वायर 4x इंटू -2 -8x 1 इंटू x। ठीक है, फिर इसका मॉड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर आएगा तो 9x टू द पावर 4, इसका स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और मॉड ऑफ वेक्टर b 7 का स्क्वायर 49 -2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 3 के जगह 2 है, तो फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2x स्क्वायर इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 7 कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर
ठीक है ना, 14x²। अच्छा 4x इंटू -2 ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इधर अंडर रूट में 2x² तो ये हो जाएगा 4x⁴ प्लस 16x², इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ। और ये अंडर रूट 49 + 4 + x², ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कितना आ रहा है, 14x² आ रहा है -7x। ओके चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो कि cos थीटा की जो वैल्यू है, जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 से कैसे आएगी, कम आएगी। cos थीटा की वैल्यू 0 से कम आने का मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू 0 से कैसे आएगी, कम आएगी। अच्छा मॉड ऑफ वेक्टर a एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मॉड ऑफ वेक्टर b भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो दोनों तरफ मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब इसी से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसी से इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना है आपके पास, वेक्टर यहाँ पे हटा देता हूँ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b के लिए 0 से कम है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b मतलब कितना, 14x² - 7x के लिए 0 से कम है। यहाँ से देखो 7x कॉमन निकल रहा है, तो 7x अगर कॉमन निकला तो 2x -1 लेस देन 0 आएगा, तो इसका ये ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 7x 2x -1 लेस देन 0 हो रहा है। अब दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आ रहा है, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 हो जाएगी। दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटी होगी। केस वन में होगा या तो पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, यानी कि 7x पॉजिटिव एंड ये 2x -1 नेगेटिव, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई एंड यहाँ x की वैल्यू 1/2 से कम आ गई, 0 से बड़ी 1/2 से, तो इसमें फाइनल आंसर कितना आएगा, 0 से बड़ी 1/2 से कम, यानी 0 और 1/2 के बीच में। केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में पहला पॉजिटिव तो पहला नेगेटिव हो सकता है, तो 7x लेस देन 0 एंड 2x -1 ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ये अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 0 से कम आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आएगी। ये बोल रहा है 0 से कम, ये बोल रहा है 1/2 से ग्रेटर, तो दोनों के लिए कुछ कॉमन आंसर आएगा क्या, 0 से कम 1/2 से ग्रेटर, तो नो सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आपकी x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1/2। ओके ठीक है, हम लोग अब अपनी जो कहानी है, अपनी जो वेक्टर चैप्टर है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक को और एक बार रिकॉल करा दूं, जो है हमारा लास्ट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, क्योंकि जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए अपने को पहले ये आना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से हम लोग एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सबसे पहले तो आपको समझना है ना प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया परछाई, जैसे मेरी प्रोजेक्शन क्या है, मेरी परछाई है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए दिया है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए दिया है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए, और ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर बी पे। तो प्रोजेक्शन कैसे, पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप बना लो, ठीक है, इसको नाम दे दिया एम। तो ये जो ओ एम है, ओ एम ये जो लेंथ है, ओ एम जो लेंथ है, वही क्या होगी, प्रोजेक्शन हो गई, ठीक है ना, वही क्या होगी प्रोजेक्शन किसके, वेक्टर ए की, कहाँ पे, वेक्टर बी पे। तो अगर किसी ने अपने को पूछा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, तो बेसिकली ये क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी हो, क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि लेंथ की बात शुरू है, किसकी बात शुरू है, लेंथ की। जैसे ये वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहाँ पे, वेक्टर बी पे, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ ओ एम, यही क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, किसका, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर बी पे। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जैसे क्या फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, क्या फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, किस पे, वेक्टर बी पे, तो जिस पे प्रोजेक्ट होता है डिवाइड में मॉड ऑफ वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे। अगर मान लो ऐसा होता कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर ए पे, तब फॉर्मूला क्या बनता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। आप इसको देख के बता सकते हो ना कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ऊपर भी स्केलर क्वांटिटी है, नीचे भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन भी हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जल्दी से रिकॉल हो गया होगा। ओके, तो ये आपका क्लियर है, तो फिर हम लोग अपने नए टॉपिक पे आ सकते, और नया टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ये पहला टॉपिक है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। जैसे आप लोग पता है फिजिक्स में वगैरह करते हो, अलोंग कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते, जैसे मान लो ये वेक्टर अब फोर्स है, तो इसके ये हो गया अलोंग, रिजल्टेंट ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए एक लाइन होना हमारे पास ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग में निकालते हैं। ये पहला टॉपिक है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट, दो टाइप के कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है ना, दो टाइप के कंपोनेंट रहेंगे इस वेक्टर के, जिसको आप रिजॉल्व करना बोलते हो ना, फिजिक्स में आप करते थे रिजॉल्व, किसी भी फोर्स को आप रिजॉल्व करते थे, एक अलोंग में जाता था, एक परपेंडिकुलर में जाता था, याद है, फिजिक्स में आएगा आपको या आ गया होगा भी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम वेक्टर ए को भी रिजॉल्व करने वाले, उसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। एक अलोंग में आएगा, एक अलोंग वेक्टर भी आएगा और एक परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखो ये वेक्टर ए के दो कंपोनेंट, एक वेक्टर, ये एक वेक्टर जो किसके अलोंग में है, वेक्टर बी के अलोंग में, एक इस तरीके से होगा जो परपेंडिकुलर होगा, किसको, वेक्टर बी को। तो अभी हम क्या, हमारा पहला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके अलोंग में, वेक्टर बी के अलोंग में। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो फिर से क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गई वो परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया एम। तो शायद इसको देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, क्या है, प्रोजेक्शन, किसका, वेक्टर ए का, किस पे, वेक्टर बी पे। बट हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट हमेशा कौन से फॉर्म में रहेंगे, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब देखो ये वेक्टर ए हो गया, तो इसका कंपोनेंट जो है ये इतना रहेगा, ओ एम, क्या रहेगा, ओ एम। बट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके अलोंग में, वेक्टर बी के अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। देखो ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। देखो ये वेक्टर ए हो गया। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट वेक्टर ए है, तो इसका जो कंपोनेंट है वो ओ एम, ये इतना रहेगा, ठीक है ना, ओ एम इतना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, किसका, वेक्टर ए का। ये पूरा नहीं, ये तो अलोंग में है ना, वेक्टर बी के अलोंग में है, बट ये इतना पार्ट क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया, किसका, वेक्टर ए का कंपोनेंट, किसके अलोंग में, वेक्टर बी के अलोंग में, कौन सा, ओ एम, क्या हो गया, ओ एम। तो इस ओ एम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इस ओ एम को क्या है, प्रोजेक्शन है। ये किसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बट ये तो क्या है, लेंथ है ना,
ये क्या है बेसिकली, ओ एम क्या है, लेंथ है। हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है और मुझे ये डायरेक्शन भी पता है, मुझे ये डायरेक्शन पता है क्या पता? डायरेक्शन पता होना मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताती है, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन कौन बताएगी, यूनिट वेक्टर बताएगी। किसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि ये है वेक्टर, ये ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 3, जो लेंथ है 3। तो इसको मुझे वेक्टर क्वांटिटी में बताना। मान लो ये पॉइंट एम है, तो एम क्या होगा, एम, तो एम वेक्टर एम अगर मुझे पता करना तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, 3 है। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या है, वेक्टर एम की डायरेक्शन किसके अलोंग में, वेक्टर ए के अलोंग में। तो अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन पता है तो काम बन जाएगा अपना। नहीं गई बात दिमाग में? देखो सबसे पहले और एक बार समझो अच्छे से। हमें क्या करना है, वेक्टर ए के कंपोनेंट निकालने हैं। एक कंपोनेंट किसके अलोंग में, वेक्टर बी के अलोंग में निकालना है, ठीक है ना। वेक्टर बी के अलोंग में निकालना है, वेक्टर बी नहीं, वेक्टर बी के अलोंग में कंपोनेंट निकालना है। तो ये वेक्टर एक से हमने क्या किया, पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ओ एम क्या पता चल गया, ओ एम क्या पता चल गया, लेंथ। किसकी लेंथ, जो वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है ना हमें, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट निकालना है उसकी लेंथ पता चल गई। उसकी लेंथ मतलब कौन, ओ एम है। लेंथ मतलब कौन, ओ एम। यानी देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, देखो बेसिकली अपने क्या करना है, एक वेक्टर ही निकालना है। बेसिकली अपने क्या निकालना है, एक वेक्टर। वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या पता है, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है। ये बेसिकली क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। ये वाला क्या पार्ट है, प्रोजेक्शन ही है ये। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए किस पे, वेक्टर बी पे, ऑन वेक्टर बी। होगी बात क्लियर हुआ इतना। ये O से लेके M तक की जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। किसका, वेक्टर A का, किस पे, वेक्टर B पे। बट ये क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे डायरेक्शन पता करनी है। तो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है किसके अलोंग में, वेक्टर B के अलोंग में है। तो वेक्टर B की जो डायरेक्शन होगी वही तो वेक्टर A के कंपोनेंट की भी डायरेक्शन होगी ना। ये जैसे वेक्टर ए का कंपोनेंट है तो इसकी डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन कैसे, सेम है। मतलब वेक्टर बी की डायरेक्शन का यूज कर लेंगे हम लोग। वेक्टर बी की डायरेक्शन मतलब वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन बताती है। बेसिकली वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, किस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, बी पे, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी। टू यूनिट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये होता है फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके अलॉन्ग में, वेक्टर बी के अलॉन्ग में। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, अब वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग में वेक्टर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग वेक्टर बी का फॉर्मूला हो गया। बट अब हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा किसको, वेक्टर बी को। मतलब बेसिकली मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको ज्वाइन अगर करता हूं, अच्छा हो गया। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना, बट इस बार कौन सा कंपोनेंट निकालना है हमें, जो परपेंडिकुलर होगा। देखो समझ में आ गया, आपको याद है ना कि आप फोर्स के वगैरह दो कंपोनेंट निकालते थे, इसको रिजॉल्व करते थे, एक ये वाला और एक ये वाला, याद है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, कंपोनेंट के वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ये कौन सा कंपोनेंट निकला, अलॉन्ग वाला, और ये अब कौन सा निकालना है हमें, हॉरिजेंटल वाला।
अलॉन्ग वेक्टर बी निकला और अब क्या करना है अपने को, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट, अगर मैं आपको ये बोल, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, वेक्टर ए का कंपोनेंट जो किसके अलॉन्ग में, वेक्टर बी के अलॉन्ग में, मतलब बेसिकली ये उसका सम किसके साथ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये किसके बराबर में आएगा, सोचो किसके बराबर में आएगा। देखो ये कंपोनेंट हो गया ओ से लेके एम तक, ये अलॉन्ग ओ से लेके एम तक ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर ए आ जाएगा, समझा, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये कैसे, आपका पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो ये देखो ना, ये दोनों कैसे है, ये एक वेक्टर जा रहा है, ये दूसरा वेक्टर जा रहा है, इनका रिजल्टेंट क्या आता है, डायगोनली तो आता है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी प्लस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो हमें तो ये फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्या फॉर्मूला बन गया, वेक्टर ए, इसको उधर शिफ्ट कर देते, वेक्टर ए माइनस क्या, माइनस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। तो देखो अपने पास फॉर्मूला तैयार हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद करने की कोई ज़रूरत है, याद मत करो, कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन याद रखने होंगे, काफ़ी सिंपल है याद रखना। देखो वेक्टर बी के अलॉन्ग का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला तो याद हो गई, और इसको डायरेक्शन अपने को प्रोवाइड करनी है। इसकी डायरेक्शन मतलब किसके अलॉन्ग की डायरेक्शन, वेक्टर बी के अलॉन्ग की डायरेक्शन, वेक्टर बी की डायरेक्शन मतलब बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया वेक्टर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग वेक्टर बी, और ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर बी। दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर में आएगा, वेक्टर ए के बराबर में आएगा। ठीक है, ये देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी प्लस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो हमें तो ये फाइंड आउट करना है, इसको शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, ठीक है, ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इफ वेक्टर ए आपको दिया है 4i + 6j एंड वेक्टर बी 3j + 4k, द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। देखो क्या बोला, दी वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म निकालना है, वेक्टर फॉर्म किसका, वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके अलॉन्ग में, वेक्टर बी के अलॉन्ग में। मतलब कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए और ये होगा वेक्टर बी। तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, किसके अलॉन्ग में, वेक्टर बी के अलॉन्ग में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना, बट वेक्टर फॉर्म में। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, तो सबसे पहले ये लेंथ, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ यानी क्या, प्रोजेक्शन हो गया किसका, वेक्टर ए का, किस पे, वेक्टर बी पे। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है ना, प्रोजेक्शन हो जाएगा। और फिर इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन जो है किसके अलॉन्ग में, बी के अलॉन्ग में। तो जो बी वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी वही इस कंपोनेंट की भी डायरेक्शन होगी, यानी कि यूनिट वेक्टर बी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ आई का कंपोनेंट 4 है, इधर आई का कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब 0, तो 4 × 0 0 प्लस इधर आएगा आई तो हो गया, जे का कंपोनेंट 6 है, जे का कंपोनेंट 3 है, तो 18। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालते आता है सबको। और इधर के का कंपोनेंट 0 है, के का कंपोनेंट 4 है, तो फिर से 0 आ जाएगा अपॉन वेक्टर बी का मॉड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
वेक्टर बी कितना है 3j प्लस 4k अपॉन फिर से वेक्टर बी का मॉड तो 9 प्लस 16, ये ऊपर से कितना आ गया 18, ये कितना आ गया 5 और ये भी कितना आ गया 5, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया 18/25 आ जाएगा। ये ऊपर से 18 नीचे से 5 और ये 5 इंटू 5 होगा 25। सो 3j प्लस 4k मतलब ये क्या हो गया कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट किसका वेक्टर ए का अलोंग वेक्टर बी। अगर आपको मान लो ये भी निकालना होता कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ इसका वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो क्या होता वेक्टर ए का कंपोनेंट प्लस ये अलोंग वेक्टर बी और परपेंडिकुलर वेक्टर बी का सम किसके बराबर में आएगा वेक्टर ए के बराबर में आएगा। तो अलोंग वाले को शिफ्ट करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा वेक्टर ए माइनस ये आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना है आपके पास, वेक्टर ए कितना है 4i प्लस 6j है, 4i प्लस 6j इसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस क्या ये वाला माइनस हो जाएगा 18/25 3j प्लस 4k, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा फाइनल आंसर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है परपेंडिकुलर, ठीक है, बट वो अपने को फाइंड आउट करना नहीं है, ठीक है ना। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी पढ़ के रखा होता है, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड की जो क्लासेस होती है उसमें ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होता है, या फिर फिजिक्स में भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत तो फिल किया होता है, ठीक है। चलो आज हम इसको और डिटेल में देखते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को और हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इसकी डेफिनेशन देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। शायद आप समझ गए होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप क्रॉस का यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता था, क्योंकि डॉट का यूज़ करते थे। डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन में वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और साथ में आता है यूनिट वेक्टर, साथ में क्या आता है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अपने को सिर्फ ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। थीटा की वैल्यू 0 और 180 के बीच लाइज करती है। मतलब सिचुएशन क्या रही होगी ना, ये ऐसा कुछ, ये मान लो ये वेक्टर ए हो गया आपका, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी, ये क्या इसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे बेसिकली क्या मिलता है, थर्ड वेक्टर मिलता है। ये जो आपको फाइनल आंसर आता है ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, बट सारे मैग्नीट्यूड को किसने मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर ने। यूनिट वेक्टर देखो, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर ने मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर ने मल्टीप्लाई किया, तो जो ओवरऑल आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर एन बता रहा है। इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर एन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये समझा इतना। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए से वेक्टर बी है, ए से वेक्टर बी है। तो एक तीसरा, इन दोनों का वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। मान लो थर्ड वेक्टर है सी, और वो थर्ड वेक्टर इन दोनों को हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर सी वेक्टर ए को परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर होगा। देखो दिख रहा है डायग्राम में, ये समझ में आ रहा है क्या। मतलब ये कुछ ऐसा है ना, इस तरीके से, जैसे ये
ये वेक्टर ए हो गया, आप ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो जब भी मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर। वो थर्ड वेक्टर ज्योमेट्रिकली इन दोनों को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, इतना विजुअलाइज आप कर सकते हो कि दो वेक्टर, ठीक है ना, दो वेक्टर को जिस तरीके से है ये परपेंडिकुलर हो गए नहीं हो गए कोई बता नहीं सकते, क्योंकि एंगल थीटा है। जब मैं इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, उन दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वेक्टर। ठीक है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वेक्टर। अब बात आती है यहाँ पे कि इसकी जो डायरेक्शन है ये अवे कैसे, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ क्यों नहीं है, अवे कैसे, ये कहाँ से पता चला। तो डायरेक्शन पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से। किससे पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल से। देखो कैसे, ये जो आपका पाम है, ये पाम, इसको देखो इस पे रखो, किस पे, ये वेक्टर ए पे। तो जब आप ये पाम को कर्व करोगे, कर्व करोगे मतलब किसके तरफ लेके जा रहे हो, वेक्टर बी के तरफ। देखो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए ऐसा कर्व किया, वेक्टर बी। तो ये थंब जो है आपका थंब, ये थंब आपको बता रहा है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको इधर से करूं, इस साइड से, देखो इस साइड से ऐसा करूं तो ये थंब किधर जा रहा है, नीचे। तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी। यानी कि अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, हम क्या निकालना चाहते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना चाहते हैं। तो डायरेक्शन किधर जाएगी, नीचे में, डायरेक्शन किधर जाएगी, नीचे। बी और वे, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे जा रही है, ठीक है ना, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे है और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, या उतना कुछ ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको बहुत सोचना पड़े। ठीक है, बट इतना इजी भी नहीं है, आप आसानी से राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो कि डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो डायरेक्शन ऊपर, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए तो डायरेक्शन नीचे। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डेफिनेशन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डेफिनेशन, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देता है, थर्ड वेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, दो वेक्टर का दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देता है, एक थर्ड वेक्टर। और वो थर्ड वेक्टर ज्योमेट्रिकली इन दोनों को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ज्योमेट्रिकली इन दोनों को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी होगी। सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हो और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालते हो तो इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आने वाली। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन ही अलग है। तो जब डायरेक्शन ही अलग है तो दो इक्वल वेक्टर मिलेंगे क्या, एक की डायरेक्शन ऊपर रहने वाली, एक की डायरेक्शन नीचे रहने वाली, तो उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे क्या, नहीं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो निगेटिव साइन लगेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल में आएगा किसके, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है और एक सडनली एक नीचे जाएगा। तो डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, अपोजिट रहा तो माइनस लगता है। ठीक है, तीसरी बात, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो जाएगा। डेफिनेशन पे आते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए अगर निकालना है मुझे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए निकालना, तो फॉर्मूला वाइज मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा कितना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में कितना एंगल आएगा, जीरो। वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में कितना एंगल होगा, जीरो। और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी से फिर आप बोल सकते हो कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन तीनों की वैल्यू सेम होंगी और कितनी होंगी, जीरो। आई क्रॉस आई, जैसे ए क्रॉस ए जीरो होता है तो आई क्रॉस आई भी जीरो होगा, जे क्रॉस जे भी जीरो होगा, के क्रॉस के भी जीरो ही होगा। ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी,
अगर I क्रॉस J फाइंड आउट करते, ध्यान से देखना, I क्रॉस J, अब सोचो I क्रॉस J, मैंने अभी आपको बोला कि दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो आपको क्या मिलता है, थर्ड वेक्टर, और वो थर्ड वेक्टर उन दोनों को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आई किसके अलॉन्ग में होता है, एक्स एक्सिस के, जे किसके अलॉन्ग में होता है, वाई एक्सिस के, और जेड के अलॉन्ग में कौन होता है, के। तो अगर मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेंगे, थर्ड वेक्टर, क्या मिलेगा, थर्ड वेक्टर। और थर्ड वेक्टर इन दोनों को कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। बट ज्योमेट्रिकली इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, वेक्टर के है। मतलब आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, वेक्टर के हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, वेक्टर के हो जाएगा। तो फिर अगर अपने को जे क्रॉस के पूछा जाए तो ये आई हो जाएगा, क्योंकि जे और के को परपेंडिकुलर कौन होगा, आई होगा। और के क्रॉस आई अगर आ गया तो ये हो जाएगा जे, ठीक है। बट एक बात नोटिस करो आप इसमें कि ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर मतलब पहले आई बना लो, जे बना लो और के बना लो, सर्कल बना लो एक ऐसा, ठीक है। आई जे तो के, जे के तो आई, के आई तो जे, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। मान लो अगर साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, मतलब आई जे नहीं है, जे आई है, जे आई है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे ए और बी था तो डायरेक्शन ऊपर थी, तो जब बी और ए है तो डायरेक्शन नीचे आ गई, तो अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस के साथ वेक्टर के आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस के साथ क्या आएगा, वेक्टर के आ जाएगा। देन उसके बाद अगर मान लो के क्रॉस जे तो माइनस आई होगा, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझा होगा, ठीक है ना। ओके इतना क्लियर हो गया सबको। हाँ, 7 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो, आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो और उसका मॉड मतलब उसके मैग्नीट्यूड, और बी क्रॉस ए फाइंड आउट करो और उसका मॉड, दोनों सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और जब मैं बी क्रॉस के निकालूँ तो नीचे में, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये दोनों लेंथ कैसे होने वाली, इक्वल होने वाली। तो ए क्रॉस बी का मॉड या बी क्रॉस ए का मॉड हमेशा कैसा आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। ओके अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि मान लो आपके पास वेक्टर ए गिवन दिया है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेक्टर बी आपको गिवन दिया है a2i प्लस b2j प्लस c2k, दो वेक्टर दिया है और दोनों का अपने को क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड आउट करना है। वेक्टर a गिवन दिया है, वेक्टर b गिवन दिया है और आपको दोनों का क्रॉस निकालना है। तो दोनों का क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं हम लोग, i j k। फर्स्ट रो में वेक्टर a का कंपोनेंट a1 b1 c1, थर्ड रो में वेक्टर b के कंपोनेंट a2 b2 c2, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है ना। फर्स्ट रो में i j के, सेकेंड रो में वेक्टर a के कंपोनेंट, थर्ड रो में वेक्टर b के कंपोनेंट। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9 और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी नंबर 9 में हम क्या बता सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, कैसे याद रखोगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया, और उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड क्या दिया है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b दिया है।
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, ठीक है ना। सिंपल है, ये आपको मेमोराइज करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा अगर उसका एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। 10th, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो बस इसका हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। हाफ की समझ सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर पूरा एरिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 11 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बट डायरेक्शन वही फॉलो करना है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। उसके बाद 12th, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ओके ओके, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का साइन थीटा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसका हम ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता ही है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, बट कभी कभार इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा करके यूज़ होता नहीं है, ठीक है। अगले प्रॉपर्टी बात है प्रॉपर्टी नंबर 13। जैसे मान लो एक आधी स्केलर है एम वेक्टर ए, एम का एक स्केलर कांस्टेंट है और क्रॉस वेक्टर बी करना है, एम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसकी वैल्यू इक्वल में होती है एम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और फाइनल आंसर को एम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। या फिर ऐसा अगर मान लो एम वेक्टर ए है, एम वेक्टर ए है क्रॉस एन वेक्टर बी है, एन वेक्टर बी, एम वेक्टर ए क्रॉस एन वेक्टर बी, तो ये होता है स्केलर का सिंपली मल्टीप्लीकेशन होगा एम इंटू एन और वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसका आपको यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो, अच्छे से रिमेंबर कर लो, याद कर लो, ठीक है ना, याद करना ही पड़ेगा। और काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत से बच्चे ने इनको ऑलरेडी यूज़ किया होता है तो उनको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी जो शायद नहीं हो, ठीक है, आपके लिए नहीं हो तो उसको ध्यान से देख लो। ओके, ठीक है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है उसका यूज़ करते आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि इस बहुत से बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि उनको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होते हैं बट उसका यूज़ करने में उनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन से। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 20। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड वेक्टर ए है और दूसरी साइड वेक्टर बी है, कुछ ऐसा होगा। और इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना दिया है 20। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एरिया कितना दिया है 20, सो 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ से अपने को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो पता चल गया 40, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना पता चल गया 40। चलो इतना तो पता चल गया, इसको फिलहाल रहने देते हैं, इसका यूज़ शायद आगे अपने को करने की ज़रूरत गिरे। फिर क्या बोला, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अब आपको क्या बोला गया कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। जैसे ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया फाइंड आउट करो। इसकी एक साइड 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी दी है एक साइड, और दूसरी साइड दी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है।
तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/2 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। ठीक है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी था तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इस ट्रायंगल के एक साइड क्या है, 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो सिंपली आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अंदर वाले को सॉल्व करना है। जैसे आप ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई कर दो वैसे ही पहले तो 2 वेक्टर ए क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, तो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर 2 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। 2 वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, माइनस वेक्टर बी के साथ। फिर क्या आएगा, प्लस 3 वेक्टर बी का क्रॉस किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। फिर माइनस आएगा 3 वेक्टर बी का क्रॉस किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ये तो 0 होता है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना होता है, 0। और वैसे ये भी कितना हो जाएगा, 0। कितना बचा, 2 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी एक, -2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं ऐसा। और इसको मैं लिख सकता हूँ +3 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। सो वेक्टर ए 1/2, ये कितना हो रहा है देखो, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दोनों इक्वल नहीं है, तो मुझे किसी एक को चेंज करना होगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो माइनस साइन लगेगा, ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए लिखा तो माइनस साइन लगेगा, ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हुआ प्लस 3 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। सो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये फाइनली कितना होगा, 5 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो 1/2। अच्छा, 5 का मॉड तो 5 होता है, बी क्रॉस ए का मॉड अपने पास ऑलरेडी है। अच्छा, बी क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस बी है, बट मैंने आपको वो भी बताया कि ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड दोनों इक्वल होता है। तो फिर बी क्रॉस ए का मॉड सेम ही आएगा, तो कितना आएगा ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20, ओह सॉरी 20 नहीं 40, कितना 40। तो चलो देखते हैं कितना आ रहा है आंसर, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 100 है ऑप्शन में, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, तो बस इसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, आज यहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बट आगे का वीडियो लेक्चर जब हम लोग आएंगे आगे के कंसेप्ट के साथ, उसके लिए आपको ये प्रीवियस वाले कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है ना, ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाकी का अगले क्लास में करें।